अगर हम आदिवासी को परिभाषित करें तो उसकी परिभाषा संविधान में नहीं है, लेकिन उसकी जो वर्किंग परिभाषा है वो हमें समाजशास्त्र में, हमें एंथ्रोपोलॉजी में, हमें और सारे डिसिप्लिन में हमको देखने को मिलते हैं। मुख्यतः क्या चीज उसमें से उभर के आती है कि आदिवासी बेसिकली एक ऐसा समुदाय है जो कि जाति विहीन है, कास्टलेस, जाति के विषय पे नहीं है, कास्टलेस सोसाइटी है। वो एक ट्राइब है और वो उसपे वो ट्राइब किसी एक स्पेसिफिक ट्राइब हो सकता है, कबीला है, समुदाय है। पहला, वो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, हम सब जानते हैं। तीसरी बात कि उनकी एक अपनी विशिष्ट परंपराएं हैं, विशिष्ट भाषा है, विशिष्ट रीति रिवाज है, ठीक है। और आप इस पे देखें कि वो विशिष्ट ये विशिष्टता जो है उनके सारे सामाजिक क्रियाकलापों में जातिगत समाज से उनको अलग करती है, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी या कहें कि समाजशास्त्र में ट्राइब क्या है? ट्राइब एक कास्ट बेस्ड सोसाइटी नहीं है, वो उसके शीर्ष में उसके कबीलाई चीफ हैं, चाहे आप उसको अपने टोटम से जोड़ सकते हैं कि टोटम से चीफ हैं, और उस तरह से हमारी वर्गीकरण है वो आज भी हम उस श्रेणी में आते हैं। अब हम आते हैं संविधान की तरफ। संविधान में तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह बात सही है कि आदिवासी शब्द एक बृहद शब्द है जो वर्तमान में हमारे टर्म अनुसूचित जनजाति में जितने भी समुदाय लिस्टेड शेड्यूल ट्राइब के तौर पे 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत पे उनको भी इंगित करती है। साथ साथ जो अदरवाइज होने चाहिए थे, आपकी होने की संभावना है, जो कि कुछ कारकों को फुलफिल करते हैं, अदरवाइज नहीं है, वो भी एक तरह से आदिवासी है। लेकिन साथ साथ जो उन कारकों, मैं कारकों के ऊपर बाद में आऊंगा, उन कारकों को अगर छोड़ चुकी तो वो भी उस लिस्ट में नहीं आएंगे। तो हमारा जो संविधान है, उन्होंने क्या किया, जैसे कि एक ऑर्डर बना एक लिस्ट का निर्धारण किया है, और आप देखेंगे कि संविधान के आने के पश्चात में बहुत सारे समुदाय अपने आप को आदिवासी श्रेणी में डालने की कोशिश में उन्होंने कहा कि हम आदिवासी हैं, हमको भी डालो। जो लिस्ट को रैशनलाइज करने की बात आई कि कहीं तो हम उसको चेक करें, नहीं तो कोई भी आदमी कहेगा, कोई भी समुदाय कहेगा कि हम भी आदिवासी हैं, क्योंकि आदिवासी होना अपने में एक विशिष्ट पहचान का होना है, और विशिष्ट पहचान होने की वजह से उनकी विशिष्टता संविधान में है। तो उसके लिए उनको रैशनलाइज किया गया। और आप देखें कि लोकुर कमेटी, BL लोकुर कमेटी, भीम नारायण लोकुर कमेटी ने 1965 में कुछ कारक उसमें से निर्धारित किए, ठीक है। तो उसके पहले ट्राइब का जो था उसको तो हमारे संविधान ने, और उसके पहले एक कहा कि ये लोग पिछड़े समुदाय के लोग हैं, बैकवर्ड क्लास है ना, बैकवर्ड क्लास। लेकिन बैकवर्ड क्लास क्या, किस वजह से, बहुत स्पष्टता नहीं हुई। लेकिन कालांतर में जब लिस्ट बन रही है तो उनको रैशनलाइज करने के लिए 65 में उन्होंने कुछ 4 कारक दिए, जिसके जो हमारे वर्तमान में भी आधार हैं। वो है आपके प्रिमिटिव ट्रेट, यानी आदिम लक्षण। दूसरा है विशिष्ट संस्कृति, तीसरा है आइसोलेटेड ज्योग्राफी, और चौथा है संकोची प्रवृत्ति। तो आज हम जो देखते हैं, एक रैशनलाइजेशन के तहत में 65 में लोकुर कमेटी ने आपको उस लिस्ट में डाला, बाकी जो उनको लगा कि नहीं है उनको हटा दिया।
तो विशिष्ट संस्कृति, आपके आदिम लक्षण, आपके विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, और चौथा है शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट, जो बोला कि ये जो समुदाय है खास तौर पे गैर अनुसूचित, गैर जनजाति, गैर आदिवासी समुदायों से, बाहरी समुदायों से मिलने में संकोच है। ये उस वक्त का है एक क्राइटेरिया जो अभी भी कायम है। अब हम इसमें देखते हैं विशिष्ट संस्कृति। आदिम लक्षण तो समय के अनुरूप बदलते गए। आज वो आदिम जो आप कहना भी एक तरह से गुनाह है। खासकर अगर आप देखें कि कालांतर में सरकार ने आदिम जनजाति को पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप बोला, मतलब आप इसको प्रिमिटिव नहीं बोलेंगे। यहाँ पे प्रिमिटिव टर्म लिखा हुआ है, तो आज के संदर्भ में हम प्रिमिटिव ट्रेड्स बोलेंगे तो वो भी हमारे लिए गुनाह है। जिस तरह से प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप को बोला कि पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप बोलिए, ठीक है। तो इस तरह से देखें कि प्रिमिटिव मतलब क्या है। प्रिमिटिव एक तरह से ये घोषित कर रहा है कि आप अभी भी उस दौर में जी रहे हैं। लेकिन हम सब समझ रहे हैं कि आज आदिवासी भी पढ़ लिख रहा है, आज वो भी रोजगार में है, बड़े पौधों में है, और आधुनिक समाज के साथ कदम से कदम मिला के वो भी अपनी चीज़ों को आगे ला रहा है। तो प्रिमिटिव कहना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये टर्म है प्रिमिटिव। लेकिन साथ में हमको ये प्रिमिटिव तो एक तरह से डेरोगेटरी हो गई, लेकिन ये बात नहीं है कि हमको अपनी चीज़ों को भूलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्रिमिटिव का क्या क्वेश्चन हो सकता है, आज भी आप सेंद्रा करते हैं, उस तौर पे नहीं, लेकिन सेंद्रा की वार्षिक आयोजन तो होती है, चाहे दलमा में हो, चाहे हमारे विशु सेंद्रा हो, चाहे हमारे और भी सेंद्रा हो। सेंद्रा की जो चीज़ है वो क्या घोषित करती है, वो यही कहीं का प्रिमिटिव ट्रेड तो ही है। भले दूसरे समाज ने बोला है कि डेरोगेटरी है, लेकिन कुछ ट्रेड्स तो हम अभी भी भले उसको उस रूप में नहीं करते, लेकिन सेरेमोनियल तो है हमारे बीच। तो प्रिमिटिव ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कुछ कारक जो हैं आदिवासियत को आदिवासियत बनाते हैं, ये फैक्टर हो गए। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई आप विशिष्ट संस्कृति के भाग हैं, विशिष्ट संस्कृति के भाग हैं, क्योंकि विशिष्ट संस्कृति शब्द कल्चर जो अंग्रेजी में इसका है वो कल्टस से आया है। उसका मतलब है आपको उसको कल्टीवेट करना। संस्कृति को आप कल्टीवेट करते हैं, है ना, कल्टीवेट करते हैं। कल्चर शब्द वहाँ से आया है। तो अगर हम संस्कृति को कल्टीवेट करते हैं तो जो कारक हैं उस संस्कृति के, भाषा है, आपके रीति रिवाज है, आपके जीवन दर्शन है, आपके नाच गान है, ये सारे उस बृहद संस्कृति, आपका जो प्रशासनिक ढांचा है, ये सारे उस कल्चर के हिस्से में आ गए, और वो कल्चर ही आपको आपकी आइडेंटिटी दे रहा है। अगर हम उसको निभाना भूल गए तो हमारी कहीं हम उसको कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं, हम उसको मान नहीं रहे हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि कभी संविधान के आलोक में जब हम प्रथा की बात करते हैं, कस्टम की बात करते हैं, तो विशिष्ट संस्कृति बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि कई बार हमारे कोर्ट केसेस में ये देखने को मिलता है कि पार्टी कहती है कि हम प्रथा के अनुसार शादी किए हैं, हम अपनी परंपरा के अनुसार शादी किए हैं, है ना। तो कोर्ट ये कहती है कि आप कितना निरंतरता से इस चीज़ को पालन करते आ रहे हैं। ये जब हम प्रथा के फैक्टर्स में जाएंगे, जो कि कोर्ट उसकी व्याख्या करती है, तो उसके बहुत सारे कारण निकल के आते हैं कि प्रथा पुरानी होनी चाहिए, प्रथा आपके निरंतर होनी चाहिए, प्रथा आपके संविधान के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, प्रथा आपके नैतिक मूल्यों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, प्रथा आपके स्टैंडिंग लॉ के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, प्रथा आपके लोक नीति के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन प्रथम बात यह है, क्या आप अपने कल्चर को निरंतरता से, बिना ब्रेक से आप पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो कर रहे हैं? अगर फॉलो, तो विशिष्ट संस्कृति को आप फॉलो कर रहे हैं। ये आपको ट्राइबल होने का बहुत बड़ा एक तरह से इसका एक बहुत बड़ा एविडेंशियरी वैल्यू कहते हैं इसको। आप दिखाएं कि आप किस तरह से कर रहे हैं। और ये बात इतना महत्वपूर्ण है कि जब हम एक समाज के बारे में, एक समुदाय के बारे में कह रहे हैं कि वो आदिवासी समुदाय अलिखित है, उसकी जो चीज़ें हैं अब तक तो
कुछ कुछ लिखे गए हैं, लेकिन प्रथमतः वो शुरुआत से जो लिखी नहीं गई तो अलिखित है, मौखिक परंपरा के भाग है। तो उस संदर्भ में विशिष्ट संस्कृति एक बहुत बड़ा फैक्टर है आदिवासियत बनाने के लिए, और ये चीज़ लोकल कमेटी ने उसको उस पर रखा है। तो इसकी अभी भी आवश्यकता है, हम आगे बात करेंगे। उसके बाद भौगोलिक क्षेत्र जो आप देख ही रहे हैं, अलग अलग प्रांत क्षेत्रों के लिए अलग अलग आदिवासी समुदाय अलग अलग क्षेत्रों में बहुलता से वहाँ पे हैं, हालांकि और लोग भी हैं, मिक्स्ड भी हैं, लेकिन एक क्षेत्र एक विशेष कबीला समुदाय के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए जाना जाता है, उसमें अपवाद भी हैं। और लास्ट में है जो शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट, जो संकोची प्रवृत्ति, ये सारे फैक्टर्स जो हैं उनको आधार बनाते हुए हमारा एक लिस्ट आया, मतलब एक लिस्ट है हम जिसमें भी हैं। और ऐसा बात नहीं है कि जो लिस्ट में है वही आदिवासी या वही अनुसूचित, अभी के संदर्भ में संविधान जिस शब्द का इस्तेमाल करता है, फॉर्मल जो बात करता है वो शेड्यूल्ड ट्राइब। अब इसमें ट्राइबल होना चाहिए और आदिवासी होना चाहिए, ये तो नहीं है, लेकिन इसकी हम लोग गलत कर सकते हैं, बट कानून में जो है वो अनुसूचित जनजाति ये कह रहा है। और ये हो सकता है कि हम इसके ऊपर एडवोकेसी जरूर करें कि हमको अब ट्राइबल सर्टिफिकेट दीजिए, हमको जाति में आपने क्यों मान लिया है, जैसे ग्लैडसन जी कह रहे हैं कि जाति में क्यों बोला, जाति क्यों, हमको अब ट्राइब्स बोलते हैं, जिसकी बात में तो वचन है। मैं समझता हूँ कि ये जो जाति का जो शब्द आया, ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पुराने तौर पे या फिर आप कहेंगे वैदिक सभ्यता के दौरान आप देखेंगे जब कबीलाई संस्कृति को जो शब्द से बोध किया जाता था वो है आपको जन और जाति, ये शब्द का काफी प्रचलन होता था। और इसका जो इम्पैक्ट है संविधान सभा में जो संविधान बनाने वाले हैं उनके ऊपर भी था कि जन एक कबीलाई समुदाय को बोध करने के लिए था, जैसे गिरी जन मतलब एक, और जाति जो कि जन से अलग है। आप इन सब सोर्सेस का रेफरेंस मिलता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका प्रभाव रहा है, तभी ये जाके जाति हो गया। और इन्होंने अनुसूचित जाति फिर भी उन्होंने जोड़ दिया। खैर अभी जो है वो हमारा अनुसूचित जनजाति है, लेकिन हम बृहद रूप से अगर हम कहें तो आदिवासी एक तरह से बृहद टर्म हो गया, जो कि आपके सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ के रूप में इस्तेमाल होता है। उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब भी हैं जो कि लिस्टेड है, बट शेड्यूल्ड ट्राइब वो हो गए जो कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, वो भी आदिवासी हैं। इन कारकों को फुलफिल करते हुए उनको लिस्ट में डाला गया है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ ऐसे होंगे जो कि आदिवासी होंगे, क्योंकि लोकल कमेटी के दौरान शायद उसको रैशनलाइज नहीं किया गया, जिनको हमको लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल टी ट्राइब आपके असम में है, क्या वो आदिवासी नहीं है? वो यहीं से गए हैं, लेकिन उन पर अनुसूचित जनजाति नहीं बोला। तो ऐसे केसेस भी होंगे, हो सकता है कि आपके डाउन अंडमान में जिनको कि नहीं दिया जाता है वो दर्जा, लेकिन अदरवाइज बाय बर्थ बाय रेस दे आर आदिवासी, दे आर ट्राइब, लेकिन उनको नहीं दिया गया। तो उन जैसे लोगों को गुंजाइश है कि उनको डाला जाए। दूसरा तो आदिवासी का जो, अब ये शेड्यूल्ड ट्राइब संविधान की बात हम करें तो आर्टिकल आपके 366 क्लॉज 25 में कह रहा है कि आदिवासी वो जो कि 342 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत में लाए गए हैं, और द पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि एक्सक्लूड और इंक्लूड कर सके। आपके संविधान में इसको इस तरह से लाया गया है। तो आदिवासी एक तरह से बेसिकली आपका एक वृहद टर्म है, वृहद टर्म संवैधानिक फॉर्मल टर्म शेड्यूल्ड ट्राइब, लेकिन उसमें भी गुंजाइश है, जैसे असम के जैसे लोग जो कि अदरवाइज बॉर्न ट्राइबल हैं, वो उसमें उस लिस्ट में भी नहीं आते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब या ट्राइबल, उसको टी ट्राइब्स कहते हैं, ट्राइब्स तो कहा कब से, लेकिन वो उस संविधान के सुरक्षा कवच में नहीं आने, वो अफसोस की बात है। दूसरी बात कि क्या आदिवासियत का आधार धर्म है, तो क्लियर आंसर मैं कहता हूं कि आदिवासियत का आधार धर्म नहीं है।
आदिवासियत का आधार धर्म नहीं है, क्योंकि आप या तो आप इसको कई तरीकों से देख सकते हैं। लोगों कमेटी ने कौन होगा, उस कारकों में तो धर्म का कोई आधार नहीं रखा है ना। उस लिस्ट में कौन होगा वो तो नहीं है शेड्यूल ट्राइब में ये सारे कारक हो गए तो उसको लिस्ट में डालेंगे, रिलीजन नहीं फैक्टर है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन और कोर्ट्स में आदिवासी रिलीजन को किस तरह से ट्रीट किया, जिस तरह से हिंदू कौन है, हिंदू मैरिज अधिनियम के तहत में आप देखेंगे या तो हिंदू बाई बर्थ है, जिसके कि माता पिता दोनों हिंदू, तो उसका संतान हिंदू दोनों माता पिता नहीं है, लेकिन अगर वो बाई रिलीजन कन्वर्ट हो गया तो हिंदू, ठीक है, हिंदू बाई कन्वर्जन, ठीक है, हिंदू बाई बर्थ। और तीसरा जो आधार है कि माता पिता में से कोई एक हिंदू और बच्चे का लालन पालन हिंदू तरीके से तो हिंदू, तो जो वो तो धर्म की बात कर रहा है और हम जानते हैं कि उसमें बहुत सारे और डिनोमिनेशन है हिंदू में। ट्राइब के मामले में जो कि आप देखें कि जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी रहा ही नहीं है, उसमें ये है कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो बाय बर्थ डिटरमाइन है। आप पैदा हुए ट्राइब तो आप मरने तक ट्राइब है। रिलीजन कोई कारक नहीं है ट्राइबल आइडेंटिटी को लेने का, क्लियर है। क्योंकि जिस तरह से मान लीजिए कि कोई जो नॉन ट्राइबल अगर किसी ट्राइबल से शादी करते हैं, अगर वो नॉन ट्राइबल से शादी करते हैं तो क्या वो ट्राइबल हो जाते हैं? नहीं होते। वो अपने बाई बर्थ का जो आइडेंटिटी है वही रिटेन करते हैं, क्लियर। तो आप बाई बर्थ है, बाई बर्थ मतलब आप ट्राइबल पैदा हुए, ठीक है। रिलीजन आपका कुछ भी हो सकता है, रिलीजन इज नॉट इक्वल टू आपका आइडेंटिटी ट्राइबल। और इस तरह से आप देखेंगे कि 1975 में जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्कुलर आई है कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट किसको देना है किसको नहीं देना है, तो उसमें एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया है कि ट्राइबल का कोई भी रिलीजन हो सकता है और वो संविधान आपकी मान्यता देता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तो आपकी मौलिक अधिकार है, उसकी मान्यता देता है। यानी आप बाई बर्थ ट्राइब है, आप मरने तक ट्राइब है। हाँ, अब बच्चे को बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा ये उस फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि आपने किसके मैनेज किया है और कैसे बच्चे का लालन पालन हो रहा है। लेकिन ट्राइबल आइडेंटिटी इज बाई बर्थ, जन्म से होगा और वो जन्म मृत्यु तक रहेगा और वो आपकी आइडेंटिटी है वो रिलीजियस आधार पे वो उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। इस तरह से तो धर्म कोई आधार नहीं है और इस बात को पुख्ता प्रमाण मिलता है हमारे अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग है 2026 का चिंतानंद आनंद के केस में, जिन्होंने बोला है कि देखिए अभी इसको लेके बहुत विवाद हो रहा है, आप उसमें देखिए कि उन्होंने कहा कि हिंदू मतलब कौन, हिंदू के फोल्ड में आपके सारे आ गए हैं। हिंदू मतलब एक तो हिंदू, दूसरा है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो अप्लाई होते हैं बुद्ध, जैन और सिख, हालांकि उनके अलग रिलीजन बट उनको हिंदू के फोल्ड में वो आते हैं। जो हिंदू के फोल्ड में नहीं आते हैं वो आपके हो गए क्रिश्चियन, जूस एंड पारसीज, वो नहीं आए। तो हिंदू मैरिज एक्ट उन पे अप्लाई होगा, हालांकि उनका रिलीजन जो भी है यानी वो कास्ट बेस्ड है और इसीलिए क्लॉज 3 में उनको रखा गया। तो चिंतानंद के केस में बोला कि भाई एससी में रहने का आधार है कि आप उसी कास्ट में आप रहेंगे तो आप बेनिफिट लेंगे। अगर आप वहां से बाहर निकल गए और किसी दूसरे जगह में चले गए, दूसरे धर्म में चले गए, तो आपकी जो कास्ट आइडेंटिटी आप लूज कर रहे हैं, वो एप्लीकेबल होगा एससी के लिए, बिकॉज ये प्रिज्यूम किया जाता है लॉ में कि आप उस हिंदू फोल्ड में हैं, ठीक है। ट्राइबल के मैटर में ये नहीं है, ट्राइबल के मैटर में नहीं है, उसको उससे एक्सेप्ट किया है। मतलब अ ट्राइब कैन बी इन एनी रिलीजन बट इज बाय बर्थ ट्राइब। अगर आप उस लॉजिक को जो अप्लाई करेंगे तो आप मेजॉरिटी नॉर्थ ईस्ट स्टेट को आप एक्सक्लूड कर देंगे जिन्होंने दूसरे धर्म में
दूसरे धर्म में चले गए हैं। अगर आप रिलीजन को उसके ट्राइब आइडेंटिटी से जोड़ेंगे और कहेंगे कि वो उसका आधार है, तो उस तरह से बोलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको नहीं देता, क्योंकि मौलिक अधिकार की अवहेलना होगी। हाँ, लेकिन वहाँ पे उन्होंने एक बात कही कि ट्राइबल के केस में क्या हो सकता है, जब तक ट्राइबल अपने अन्य चीज़ों को साथ लेके चला है, विशिष्ट संस्कृति को वो निभा रहा है, अपनी प्रथाएं को निभा रहा है, और वो फुल्ली यानी पूर्णतः अपने समाज से कट ना गया हो, और समाज भी उसको ये ना सोचता हो कि वो अब तो पूरी तरह से दूसरे में समाहित हो गया है, तब तक हम इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं कि उन्होंने अपना आइडेंटिटी खो दिया है। तो कंप्लीट आपको सेपरेशन की बात करता है ट्राइबल इस 2026 की जगह। लेकिन जहाँ तक आप निभा रहे हैं, तो चाहे आप किसी भी रिलीजन में हो, आप भले रिलीजन फॉलो करें, यू विल स्टिल बी ट्राइबल। अगर वो हिंदू में भी है, कई जगह ऐसे भी केसेस हुए हैं, क्योंकि हिंदू ट्राइबल ने कहा कि हम हिंदू हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर सूरजमणि स्टेला कुजूर और दुर्गा चरण हांसदा की एक केस है, जो कि एक क्लासिक केस है फैमिली लॉ का। उसे बोलते हैं कि हिंदू कौन है, उसमें ट्राइबल का मैटर है। तो उसमें आप देखें कि बाइगैमी का केस डॉक्टर स्टेला कुजूर ने दुर्गा चरण हांसदा के ऊपर डाला। और बाइगैमी का केस क्या है कि हिंदू में आप एक पत्नी के होने के एक पत्नी के जब आपकी मैरिज सर्वाइव कर रही है, तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, यही है। तो उन्होंने बोला कि देखिए, दुर्गा चरण हांसदा ट्राइबल पार्टी है, उरांव है और संथाली है, ट्राइबल पार्टी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने हिंदू तौर तरीके हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, और हमने मैरिज भी इस तरह से अपनी चीज़ों से किया है। और जब दुर्गा चरण हांसदा ने कहा कि हम दूसरी मैरिज कर लिए हैं, तो इन्होंने केस फाइल किया, बोला कि ये तो हिंदू मान के तौर तरीके से किए हैं, तो एज पर हिंदू आप नहीं बाइगैमी कर सकते हैं, तो इसीलिए 498 का आप दोषी हैं। कोर्ट ने उसको कहा कि अगर वो हिंदू मानते भी हैं और साथ साथ अपना कस्टम भी फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने बोला कि हम अपने रीति रिवाज से चल रहे हैं, तो कोर्ट ने कहा कि he will protect him, वो प्रोटेक्ट होंगे। लेकिन अदर पार्टी जो कह रहा है, जैसे कि आप नहीं मान रहे हैं या संथाल में भी 2 पत्नी रखने का नहीं है, तो कस्टम को जब प्लीड करते हैं, तो कस्टम को जब प्लीड करते हैं, तो जो प्लीड करता है उसको अनएम्बिगुअस एविडेंस देना पड़ेगा, जो कि स्टेला कुजूर ने नहीं दिया। तो 2 मैटर पे केस बना वहाँ पे। एक भी, अगर आप हिंदू भी हैं और आपके सिस्टम को आप फॉलो कर रहे हैं, तो भी आप प्रोटेक्टेड हैं, डिस्पाइट आप जो भी भगवान को आप मानिए, जो भी रिलीजन को मानिए। सिमिलर केस अगर आप किसी और रिलीजन में हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप कॉन्टिन्यूसली अपने सिस्टम विशेष संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी जो आइडेंटिटी को वो कहीं हैम्पर नहीं करेगा। बिकॉज फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता आपको दिया हुआ है, आपको अधिकार है। बस उसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि राइट टू प्रोफेस, प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट, यही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीच, प्रैक्टिस, प्रोपेगेट, यही सारे शब्द है ना सब कुछ। लेकिन उसमें आपको ये देखना है कि कहीं कोवर्जन नहीं हो, कहीं फ्रॉड नहीं हो, कहीं आपको लोभ लालच करके आप धर्मांतरण न हो। तो यही है आपकी स्वतंत्रता विधेयक जो सरकार ने बाद में पारित किया है कि फोर्सफुल कन्वर्जन, फोर्सफुल फ्रॉडलेंट कन्वर्जन, है ना, ये सब नहीं हो। अदरवाइज फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो आपको दिया है, बट ये ना हो। तो ये है। तो सेकंड है, आदिवासी का आधार धर्म नहीं है, क्योंकि वो आइडेंटिटी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में सेव है, बाई बर्थ सेव है। वहाँ से कोई आदिवासी बन नहीं सकता है, रिलीजन कुछ भी चेंज कर ले, लेकिन आदिवासी नहीं बन सकता है। और यहाँ से रिलीजन जो भी चेंज करे, जो आदिवासी है, वो आदिवासी होने का आइडेंटिटी खो नहीं सकता है। ये कंक्लूजन है। क्या आदिवासी वनवासी है? आदिवासी वनवासी नहीं है। आंसर इज आदिवासी वनवासी नहीं है। अब मैं 3 पॉइंट पे आता हूँ। पहला, हमारे देश में एक कानून है, वन अधिकार कानून, और वन अधिकार कानून में 2 कैटेगरी ऑफ लोगों को सुरक्षा है। एक है फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब, हिंदी में अनुसूचित जनजाति वन निवासी, है ना, फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब। और एक है अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, 2 की बात करता है। यानी
अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स ड्वेल करते हैं, वो शेड्यूल्ड ट्राइब, वो वैसे शेड्यूल्ड ट्राइब, वैसे आदिवासी, वैसे अनुसूचित जनजाति जो जंगल में रहते हैं, वो लोग प्रोटेक्टेड है। अगर वो आदिवासी शहर में रहेगा तो आप उसको वनवासी नहीं बोल सकते, लेकिन वो आदिवासी तो है, आदिवासी तो है वो। तो जो वन में रहेगा, एक क्लास के लिए वो प्रोटेक्शन है, उसको बोला कि फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब है, जो अनुसूचित जनजाति वन निवासी। लेकिन वो आदिवासी अगर जंगल के बाहर है तो आदिवासी तो है, वो वनवासी नहीं है। ठीक है, तो आदिवासी इज इक्वल नॉट टू वनवासी। वनवासी एक हैबिटेट है, एक रहने के लिए, वन में रहने का है, तो उस कानून के तहत में वो है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो धारणा है कि वो वनवासी है, कई जगह इसको इस तरह से ट्रीट करते हैं, बट ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, और ये बिल्कुल एक अलग कैटेगरी है उस तरह से। ठीक है, और लास्ट में हम देखते हैं क्या सरना और सनातन एक है। तो ये भी मैं समझता हूँ कि संवैधानिक अर्थ में ऐसी कोई रूलिंग नहीं है, ये बिल्कुल एक आपकी पर्सनल इंटरप्रिटेशन है, और ये इसके ऊपर ना कोई जजमेंट है, ना कोई सरकार का है। ये एक तरह से लोगों की इंटरप्रिटेशन है कि ये दोनों एक है। मैं समझता हूँ ये दोनों एक नहीं है, क्योंकि सरना जो कि हम जानते हैं एक स्थल है जहाँ पे आदिवासी अपनी आस्था व्यक्त करता है, अपनी आस्था रखता है, और सनातन जो कि एक वैदिक या उसके समय का जो समय है। और हम जो देखते हैं इतिहास के काल में, हम प्री वैदिक सोसाइटी हैं। जब हम इंडस वैली की बात करते हैं या हड़प्पा की बात करते हैं, तो हम वैदिक के सोसाइटी के पहले के सोसाइटी हैं, प्री वैदिक हैं। तो सरना जो ये टर्म है, कल हम किसी न किसी रूप में अपने ईश्वरों को हम देखते थे। हो सकता है कि प्रकृति के समीप होने के नाते कुछ कॉमनैलिटीज जरूर हो, लेकिन वो सिमिलर हो सकते हैं, एक नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी अपनी आस्था है। आस्था कहने का मतलब आपके अपने जीवन दर्शन है, जो आपके आदिवासी अध्यात्म को संचालित करते हैं। जैसे आपके जन्म संस्कार क्या है, आपके मृत्यु संस्कार क्या है, आपके देवी देवता क्या है, आपके पूर्वज जो कि ये मान के चलते हैं कि वो इसी दुनिया में है, वो किसी स्वर्ग और नरक में नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है उस स्पिरिचुअल आइडेंटिटी का पार्ट है, जो कि सनातन आइडेंटिटी से बहुत डिफरेंट है। आप उसको देखें तो बहुत डिफरेंट है, तो वो एक नहीं हो सकते हैं। वो दिखने को आपको लगता है सिमिलर है, लेकिन सेम नहीं है, एक नहीं है। और जब हम बात करते हैं विशिष्ट संस्कृति का, तो विशिष्ट संस्कृति अनेक कबीलाओं के लिए अनेक अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये एक नहीं है। लास्ट में क्या धर्मांतरण के बाद आदिवासी समाप्त हो जाते हैं? तो क्लियर आंसर है नो। धर्मांतरण के बाद आदिवासियत खत्म नहीं होती। आदिवासियत क्या है? नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन। रिलीजन पे आदिवासियत निर्धारित हुआ ही नहीं है, तो आदिवासियत कैसे खत्म होगा? मैंने 2 केसेस आपको दिए। स्टेला कुजूर का, जो कि वो मानते हैं हिंदू हम हैं, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो दिल्ली में वास करते थे, और उसको बाइगेमी का केस लगा था। हाँ, बोला कि नहीं, आप मानते भी हैं तो अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो भी आपको प्रोटेक्टेड है, आपके ऊपर HMA नहीं लगेगा। इसीलिए आपको हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 2(2) के तहत, हिंदू सक्सेशन एक्ट में सेक्शन 2(2) के तहत में ये एक्सक्लूड कर दिया है कि भाई आप के ऊपर HMA नहीं लगेगा, क्योंकि आप कैसे गवर्न हैं? अपने कस्टमरी लॉ से गवर्न है, कस्टमरी लॉ से गवर्न है, और जो कन्वर्टेड हैं वो अपने लॉ से गवर्न होंगे। लेकिन साथ साथ अगर वो अपनी कस्टम्स को भी निभा रहे हैं तो दे विल हैव देयर आइडेंटिटी। उनकी आइडेंटिटी कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि दे आर प्रोटेक्टेड बाय फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये हमें समझना है। फंडामेंटल राइट फंडामेंटल, कहीं नहीं जाना है। सारे अदर राइट्स, आपको फंडामेंटल राइट्स को हित नहीं करना है। ठीक है, तो मैं अंत करता हूँ अपनी बात से
कि धर्मांतरण के बाद आदिवासी समाप्त नहीं हो जाता है, लेकिन हमको ये ध्यान जरूर रखना है कि जो चित्तानंद आनंद का जो केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत लैंडमार्क केस है, सुप्रीम कोर्ट, मानो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड अ नॉन कास्ट बेस्ड सोसाइटी। मैंने बात अपनी शुरुआत यहीं से की, एक कास्ट बेस्ड सोसाइटी, एक नॉन कास्ट बेस्ड, एक कबीला है, ट्राइब है, और जो बाई बर्थ ट्राइब है वो। ठीक है, तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। तो इस तरह से हम कुल मिला के देख सकते हैं कि आदिवासी कौन? आदिवासी वो जो अपनी चीज़ों को संजो के चल रहा है।